नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं मनोज सुराजी। ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, जो हमारे बुजुर्गों का भारत है, जो हमारे बुजुर्ग हैं देश के, वही श्रेष्ठ हैं और वो हमसे उम्र में भी श्रेष्ठ हैं, हमसे विचारों में भी श्रेष्ठ हैं और हमसे अनुभव में भी श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ बुजुर्गों का अगर साथ होगा तो दिल्ली फतेह होनी ही होनी है। अब कोई आए या ना आए, जब ओखली में सर दे दिया तो मूसलों से डरना क्या। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सेना का हमें सपोर्ट है, जो ईपीएस पेंशनर्स की जो सेना है, जिन्होंने जिस तहे दिल से कल के वीडियो को 17,000 से ज्यादा एक ही चैनल पर और सब कुछ मिला के मुझे लगता है 50,000 से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया होगा। जो मैंने राउत साहब का इंटरव्यू किया था, सबने एक सुर में कहा कि दिल्ली फतेह करनी है, इधर उधर कुछ करने से कोई फायदा है नहीं। तो मैं उसी पे बात करूंगा और आज का वीडियो आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि आज के वीडियो के बाद आपको भी लगेगा कि दिल्ली फतेह हो जाएगी। क्योंकि आज मैं एक इतना बड़ा खुलासा करूंगा इस वीडियो के अंदर, एक इतनी बड़ी रणनीति का खुलासा करूंगा। मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो बहुत सारी रणनीति का खुलासा करूंगा और वो आपको देखने लायक होगा कि कितना आपको इन्फॉर्मेशन आ रहा है। वो सब आपको आज के वीडियो में मिलेगा, तो बने रहना लास्ट तक। शायद 30 मिनट का वीडियो हो जाए, 40 मिनट का वीडियो हो जाए, लेकिन आज क्योंकि चुनाव आयोग की घोषणा आज या कल में हो जाएगी, चुनाव की घोषणा, चुनाव आयोग भी तैयार हो गया है। तो चुनाव की घोषणा करने से पहले मैं तुरुप का इक्का आज खोलूंगा आपके सामने और आपका समर्थन लूंगा। अगर आप कहोगे यस, तभी मैं उस काम को आगे करूंगा। अगर आपने कह दिया कमेंट में नो, तो मैं उस काम को नहीं करूंगा। मैं आपसे पूछूंगा, पहले मैं अपना काम, अपनी योजना बताऊंगा और एक प्रस्ताव आया है मेरे पास, वो प्रस्ताव रखूंगा आपके पास। अगर आप उस प्रस्ताव को हाँ करेंगे तो मैं उस प्रस्ताव पे आगे बढ़ूंगा, और आप उस प्रस्ताव को ना करेंगे तो मैं उसको फिर आगे नहीं बढ़ूंगा। लेकिन आपकी सहमति के बगैर कोई काम नहीं होगा, आपके जाने बगैर कोई काम नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कोई काम नहीं होगा। तो लगातार बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 70 प्रस्तावकों की बात की थी मैंने। एक लोकसभा में 10 प्रस्तावक की जरूरत होती है, जिनके मैंने वोटर आईडी मांगे थे एक दिन पहले। कल की वीडियो तो राउत साहब की थी और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की थी। उनका भी वादा खोखला साबित हो गया। उन्होंने जो वादा किया था कि 14 तारीख को पेंशन मिल जाएगी, वो भी एक वादा ही रहा, वो भी एक आश्वासन रहा, वो आश्वासन भी निकल गया। अब हमें धरना प्रदर्शन पे कोई, मुझे तो नहीं लगता कि उससे कुछ होने वाला है। अब उनको भी समझ में आ गया, इसीलिए उन्होंने कल 2 प्रत्याशियों की घोषणा करी है। मैं तो उन प्रत्याशियों को कहूंगा कि दिल्ली आ जाइए आप, हम सब मिलके आपको दिल्ली फतेह कराएंगे। आप इधर उधर जाके अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, दिल्ली आ जाएं। मेरा खुला ऑफर है कि आप वहां से छोड़ें और दिल्ली आ जाएं और हम सब आपको जिताएंगे। कल अशोक रावत जी ने मुझ पर भी कटाक्ष किया, लेकिन मैंने, वो बड़े हैं, वो जो भी कह रहे हैं हम उनके साथ हैं, उनकी लीडरशिप के बगैर कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या करें, कितना मनाएं, कैसे समझाएं, आप ही सब लोग उनको समझाइए। और मुझे लगता है कि आपके समझाने के बाद उनको भी समझ में आएगा कि दिल्ली फतेह किए बगैर कुछ नहीं होगा। मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं ईपीएस पेंशनर्स, ये मैं बता दूं, जो 70 लोग हैं उनमें से एक प्रस्तावक ये भी हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी लड़ेगा, जो भी नेता लड़ेगा बुजुर्ग का, उसके लिए ये उसको प्रस्ताव देंगे कि भाई आप लड़ो। 10 लोगों में से एक लोकसभा क्षेत्र में। मैं अभी इनसे बात करूंगा, लेकिन इनसे पहले भी जो सबसे पहले प्रस्तावक आया, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। परसों ही आ गया था, परसों रात को प्रस्तावक आ गया था, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। देखिए लोग देखिए वोटर आईडी भेज रहे हैं अपने, मेरे को वोटर आईडी भेज रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। ये देखिए, अगर ये जूम करके थोड़ा सा दिखा दें ये वोटर आईडी, तो मुझे लगता है कि पता लग जाएगा ये। और फिर मैं इनका नाम बताऊंगा और क्या घटना हुई वो बताऊंगा। थोड़ा सा कम कर दीजिए चाहे जूम, या आ गया, ठीक है। देखिए मैं बता दूं, ये जो प्रस्तावक है, सबसे पहले व्यक्ति हैं, इनका नाम है पवन कुमार शर्मा। ये केशव नगर से हैं। पवन कुमार शर्मा ने रात को मुझे आधार कार्ड भेज दिया। मैंने कहा पवन जी, फिर मेरे पास फोन आया, मैंने कहा पवन जी आधार कार्ड नहीं चाहिए, हमें तो वोटर आईडी कार्ड चाहिए। तो पवन जी ने मुझे सुबह अपना और अपनी पत्नी का वोटर आईडी कार्ड भेजा कि हम प्रस्तावक बनने को तैयार हैं। तो सब लोग पवन जी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, या सब लोग उनके लिए कमेंट में लिख दीजिए, पवन जी शुक्रिया कि आप सबसे पहले प्रस्तावक थे और मैंने आपका नाम लिया है। देखिए पवन जी का नाम लिया, ईपीएस के पेंशनर हैं ये, और इनके पिता का नाम है जयनंद शर्मा। इन्होंने सबसे पहले आके, जो सबसे पहला आदमी था जिसने नींव की ईंट कहते हैं ना, जिसने कहा कि मैं प्रस्तावक बनूंगा ईपीएस 95 दिल्ली फतेह करने के लिए, वो पवन जी थे।
और हमारे पास सबसे पहले आने वाले प्रस्तावक, उसके बाद कई वोटर आईडी आए, मैं उस पे नहीं जाऊंगा, बहुत सारे लोग आए, मैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन जो पहला आता है ना, जो सबसे पहले आता है, उसका नाम लेना जरूरी है। और सबसे पहले बुजुर्ग जो हमारे पास खुद चल के आए कि मैं प्रस्तावक बनूंगा, वो मेरे साथ बैठे हैं। सर आपका नाम क्या है? मदन भारती। मदन जी, कहाँ आप EPS 95 में किस कंपनी में थे? सीमेंस में था मैं। सीमेंस में थे? हाँ। तो क्या करते थे? मेडिकल सेक्शन था। अच्छा। सारे पहला मशीन बनाते थे, बाद में मशीन बेचते थे, MRI CT, हाँ। अल्ट्रासाउंड और आपको लिथोट्रिप्सी और अच्छा, आपकी उम्र कितनी है अभी? 74। 74 साल के बुजुर्ग मेरे पास चल के आए कि मैं प्रस्तावक बनूंगा। दिल्ली में हैं आप? कहाँ से हैं? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ से हैं? तो अपना मतलब आपका जगह का नाम, जहाँ एड्रेस क्या है? आप लोकसभा अगर नहीं बता पा रहे हैं तो एड्रेस बता दीजिए क्या है। ये आपको द्वारका सेक्टर 1-2 बिंदापुर में मैं रहता हूँ। हाँ। बिंदापुर DDA फ्लैट में रहता हूँ। देखिए, बुजुर्ग हैं, द्वारका से हैं, यानी कि द्वारका जो आता है वो आता है पश्चिमी दिल्ली में, पश्चिमी दिल्ली में आता है, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा, तो उससे हैं ये और उससे प्रस्तावक हैं। तो हम आगे ऐसे बहुत सारे प्रस्तावक हैं, 70 आदमी कोई बड़ी बात नहीं, होने वाले हैं, मैं बता दूंगा आप, 70 आदमी हो जाएंगे। जब लोग खुद चल के आ रहे हैं, अपना वोटर आईडी भेज रहे हैं, तो हमने प्रस्तावक पूरे कर लिए, हमने फौज पूरी तैयार कर ली और 15,000 से ज्यादा लोगों के नंबर आ गए। आज मैं कोलकाता को सलाम करना चाहूंगा, कलकत्ता से, और महिलाओं को, इतनी महिलाएं कलकत्ता से फोन कर रही हैं कि मैं फोन नहीं ले पा रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन कलकत्ता छा गया है। पहले लातूर छाया था, बुल्ढाना छाया था, लेकिन आज कलकत्ता ने, सलूट करूंगा कि कलकत्ता पूरी तरह से छा गया है। तो कलकत्ता वाले जाग गए हैं और कलकत्ता वाले बंगाली में बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा कम बंगाली समझता हूं, लेकिन बात मेरी समझ में आ जाती है कि पेंशन का काम करना है और पेंशन की लड़ाई में दिल्ली फतेह करनी है, वो वाली बात है। और ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। सर, क्या लगता है कि जगह जगह जाना जरूरी है कि दिल्ली फतेह करना जरूरी है? नहीं, आप अच्छा काम करेंगे, मन से काम करेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब आपके पास आ जाएंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, एक पेंशनर कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सब मन से। तो ये वाला जो फेज है ना वीडियो का, ये मोटी मोटी बात हमारी जो हमने पहले बात कही थी, हमने ये बोला था कि भाई 70 प्रस्तावक हमें चाहिए, तो लगभग वो हमारे पूरे होने वाले हैं। मैंने ये भी कहा कि कौन सी लोकसभा पहले होने वाली है, तो मजे की बात देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रस्तावक आए हैं हमारे पास, वो नई दिल्ली लोकसभा से आए हैं। ये वही नई दिल्ली लोकसभा है जहाँ सारी MPओं की कोठी है, जहाँ संसद भवन है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, जहाँ पे इंडिया गेट है, जहाँ पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे कनॉट प्लेस है, वो नई दिल्ली जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो लोकसभा क्षेत्र है, सबसे पहले यहाँ के लोग खड़े हो गए हैं प्रस्तावक बनने के लिए और कह रहे हैं कि नई दिल्ली फतेह करने से पहले नई दिल्ली को फतेह करो। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले काम जो शुरू होगा नई दिल्ली में होगा, यही जंतर मंतर है नई दिल्ली के अंदर, तो नई दिल्ली के अंदर भी काम शुरू हो जाएगा। और जल्दी ही में जो हमारे सेनापति भी मिल गए हैं, आपको खुशखबरी मैं बताऊं कि सेनापति भी धीरे धीरे आ रहे हैं, मैं आपके सामने लाऊंगा, पूछूंगा, प्रस्तावक जैसे मैंने रखे सामने, सेनापति भी रखूंगा। लेकिन इन सब के परे, क्योंकि कल चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो उससे पहले आज मैं आपसे एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं, क्योंकि आप EPS 95 के बुजुर्ग हैं, पेंशनर्स हैं, और आपकी संख्या 78 लाख के करीब सरकारी आंकड़ों के अनुसार है पूरे देश में, और 7 करोड़ के करीब कंट्रीब्यूटर हैं, 7 करोड़ से ज्यादा। तो 14 14 हो गए, उनकी पत्नियां भी तो पत्नियां भी हैं, 14 नहीं, ज्यादा ही हो जाएगा, पत्नियां हैं तो बच्चे भी होंगे, 30 करोड़, तो बच्चे भी हैं, पत्नियां हैं, ऐसे तो 5 लगाएंगे तो 8 पंजे 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ वोटर होते हैं हमारे पास, 40 से 50 करोड़। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। इतनी बड़ी संख्या के बाद भी हमने एक चीज सुनी थी कि भाई किसी भी चीज के लिए, चलाने के लिए ना, गाड़ी है ना, तो एक पहिए पे नहीं चलती। अगर हमें दिल्ली फतेह करनी है तो शायद EPS 95 अकेला, कहीं कोई कमी, वैसे तो हमें पूरा विश्वास है कि हम कर लेंगे, कहीं कोई कमी ना रह जाए। हमें 4 पहिए चलाने होते हैं गाड़ी के लिए, 4 पहिए। तो आज मैं वो दूसरे पहिए की बात करूंगा जिसने हमें प्रस्ताव भेजा है। और वो प्रस्ताव किसने भेजा है? वो प्रस्ताव भेजा है हमारे देश के पूर्व सैनिकों ने। हमारे देश के जितने भी पूर्व सैनिक हैं, उनकी भी संख्या लाखों में है, वो भी लाखों में। और वो पूर्व सैनिक जो कहते हैं कि एक दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया, जहाँ पे 1.5 लाख के करीब सैनिक और पूर्व सैनिक रहते हैं, वो 1.5 लाख लोगों की तरफ से कुछ उनके जो पूर्व सैनिक थे,
उन्होंने मुझे अप्रोच किया है और उन्होंने कहा है कि मनोज, हमारा भी तो मुद्दा पेंशन का ही है, OROP का। अब मैं उनकी बात करूंगा और उनका प्रस्ताव आपके सामने रखूंगा। अगर आप ओके करेंगे, सुन लीजिए, अगर आप ओके करेंगे, आप सैनिकों की बात को भी ओके करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो जो पूर्व सैनिक हैं, जो वो कब से लड़ाई लड़ रहे हैं, 20 फरवरी से जंतर मंतर पे उनका धरना लगा हुआ है पिछले साल, और 1 साल से ज्यादा उनका हो गया। आप तो जानते ही हैं, लगातार बैठ रहे हैं, 1 साल से ऊपर हो गया। वो पूर्व सैनिक क्या कह रहे हैं कि उनको OROP जो सरकार ने दिया, उस सरकार, वो OROP में जो सारा पैसा था वो ज्यादातर अफसरों ने बांट लिया, और JCO जवानों को कुछ नहीं मिला या बहुत कम मिला, उनकी विधवाओं को कुछ नहीं मिला, बहुत कम मिला। बढ़ोतरी के बारे में बता रहे हैं। तो वो भी लोग भी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप भी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हो। उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, आपके साथ भी अन्याय हो रहा है। तो पूर्व सैनिक चाहते हैं कि भैया गाड़ी का दूसरा पहिया हमें बना लो। तो मैं आप EPS 95 पेंशनर से पूछना चाहता हूं, क्या हमें अपने आंदोलन में पूर्व सैनिकों को भी शामिल करना चाहिए? क्या हमें दिल्ली फतेह करने के लिए उनका भी जो उन्होंने प्रस्ताव दिया स्वीकार करना चाहिए? और मैं ये पूर्व सैनिक, मेरे फोन के अंदर 1000 के करीब पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने लगातार 1 साल से दिल्ली में प्रोटेस्ट किया है। मैं उन पूर्व सैनिकों को अभी ये वीडियो भेजूंगा। उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे कहा, क्योंकि उनकी भी लीडरशिप बटी हुई है, कोई कुछ किसी का नुमाइंदा है, कोई किसी का नुमाइंदा है, तो उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या उनकी लीडरशिप ने जो लगातार धरना लगाया, क्या उससे OROP में कुछ हो गया? क्या वो पूर्व सैनिक चाहते हैं कि वो भी दिल्ली फतेह करना चाहते हैं? और वो चाहते हैं, दबे मन से उन्होंने कहा, उनके कुछ लीडर्स ने मुझसे कहा। अब मैं ये ओपन प्लेटफॉर्म में डालूंगा वीडियो, मैं पूर्व सैनिकों को आह्वान करूंगा। मैं नंबर फिर से दोहरा रहा हूं अपना, अगर आप लोग दिल्ली फतेह करना चाहते हैं, यानी लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली के अंदर अपने MP जिताना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉल करिए। नंबर नोट कर लीजिए, 8375009595। मैं पूर्व सैनिकों से कह रहा हूं जिन्होंने मुझे कहा कि मनोज एक वीडियो बना के EPS 95 वालों से पूछ लो, क्या वो भी साथ देंगे हमारा? क्योंकि हम तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, वो सैनिक हैं, वो भी बुजुर्ग हैं, वो भी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोग यस करोगे कमेंट में, तो मैं फिर पूर्व सैनिकों के साथ वार्ता करना शुरू करूंगा और उनसे उनकी कोशिश करूंगा कि उनके ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिल सके। और कहते हैं ना कि 4 पहिए में से अगर 2 पहिए आपके हो गए गाड़ी के, तो गाड़ी आपकी बाइक तो बन गई, अभी कार बनानी है। और भी बताऊंगा मैं कौन कौन लोग मेरे पास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे देश के कामगार और जवान, इन 2 लोगों को हमें नोटिस करना है। दिल्ली के अंदर अगर कामगार और जवान दोनों एक हो गए तो दिल्ली फतेह हो जाएगी और दिल्ली फतेह करेंगे। पूर्व सैनिकों की संख्या भी कम नहीं है दिल्ली में, लाखों में। जैसे EPS 95 वालों की संख्या लाखों में होगी, दिल्ली में ऐसे पूर्व सैनिकों के परिवारों की संख्या भी लाखों में। और सीधा कैंटोनमेंट एरिया के अंदर ही लाखों वोटर हैं। कैंटोनमेंट जिसे बोलते हैं दिल्ली कैंट, ऐसी जगह पे जो सैनिक हैं या जो पूर्व सैनिक हैं, इनको मिला के लाखों की आबादी है। तो अब आपका इंतजार है कि आप यस लिखेंगे तो हम अपने दिल्ली फतेह करने वाले आंदोलन में, एक तरफ तो कामगार EPS 95 और दूसरा OROP की विसंगतियां, और OROP में जो विसंगति, पैसा तो मिला सरकार से, सरकार ने दिया, लेकिन विसंगति के कारण वो पैसा अफसरों ने ज्यादा बांट लिया और सैनिकों को कम मिला। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या हमें OROP को भी शामिल कर लेना चाहिए? और OROP वाले बड़े, देखो सैनिकों ने कितने वो होते हैं, डिसेंट होते हैं। वो सैनिक है, पूर्व सैनिक है, वो अनुशासन जानता है। वो जानता है कि यार ये जो दिल्ली फतेह की योजना है, ये EPS 95 वालों की योजना है। लेकिन कह रहे हैं कि वो साथ देना चाहते हैं आपके, और वो अपनी लड़ाई, OROP की लड़ाई, EPS 95 की पेंशन की लड़ाई के साथ लड़ना चाहते हैं। तो अब आपके जिम्मे है कि आप इसको यस लिखेंगे। अगर आप यस लिखेंगे तो फिर मैं OROP पे भी बात करूंगा, मैं EPS पे भी बात करूंगा, और फिर दोनों की टीम बनाकर हम दिल्ली को फतेह करेंगे। सबसे पहले मैं जो प्रस्तावक आए, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं, क्या कामगारों को सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का साथ लेना चाहिए? लेना चाहिए, लेना चाहिए। हाँ जी। तो दिल्ली फतेह की गुंजाइश दुगनी हो जाएगी ना हमारी, क्योंकि हमारी संख्या भी बढ़ जाएगी जी। और सैनिक बड़ा अनुशासित होता है, सैनिक बहुत अनुशासित होता है, सैनिक बड़ा, कहते हैं ना, कंट्रोल्ड होता है। उसको पता है अपनी अच्छा बुरा, उसको सब लोग सम्मान करते हैं, और बुजुर्ग भी है, तो उसको पता है कि किस तरीके से अनुशासन में रहना है। जब मैं दिल्ली चलो की कॉल दूंगा आपको, जब मैं कहूंगा कि दिल्ली चलो, तो कैसे आना है वो भी बताऊंगा मैं। लेकिन
थोड़ा समझ लीजिए, अकेले नहीं आना है आपको, आप सारे बुजुर्ग हैं तो कम से कम 5 या 10 लोगों की टुकड़ी बनाओ अपने क्षेत्र में। टुकड़ी का मतलब सेना की सबसे छोटी यूनिट टुकड़ी होती है। ग्रुप बनाओ एक छोटा, 5 के या 10 के ग्रुप में आपको आना है, जिससे एक दूसरे का ख्याल रख पाओ। आप कहीं बाहर से चलोगे तो एक साथ 5 या 10 लोग आओगे, मैं आपको बताऊंगा 5 या 10 लोग आपको आना है, ग्रुप में आना है आपको। और ये अभी हमें सरकार को बता देना है कि दिल्ली के अंदर ना बीजेपी, ना आप, ना कांग्रेस, इन सब के बाप यानी बुजुर्ग, इन सब के बाप आप लोग होंगे। और बुजुर्ग का सम्मान तो देश का सम्मान, चाहे वो सैनिक हो हमारे बुजुर्ग, चाहे वो हमारे EPS 95 के कामगार हो। सैनिक बॉर्डर पे रक्षा करते हैं हमारी, और ये हमारी अर्थव्यवस्था की रक्षा करते हैं। तो जिन्होंने अपना जीवन हमारी देश की रक्षा के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए लगाया, उन जैसे लोगों को हम साथ लेके उनकी लड़ाई लड़ेंगे। लड़ने दो इनको महिलाओं की लड़ाई, लड़ने दो इनको युवाओं की लड़ाई, लड़ने दो इनको बच्चों की लड़ाई, लड़ने दो इनको हिंदुओं की लड़ाई, लड़ने दो इनको मुसलमानों की लड़ाई, लड़ने दो इनको दलितों की लड़ाई, लड़ने दो इनको OBC की लड़ाई, लड़ने दो इनको राइट विंग की लड़ाई, लड़ने दो इनको लेफ्ट विंग की लड़ाई, लड़ने दो इनको सवर्णों की लड़ाई। हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, हमने अपने बुजुर्गों की लड़ाई लड़नी है। हमने अपने बुजुर्गों का सम्मान करना है, और बुजुर्गों का सम्मान जो देश नहीं करता, जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता, वो उस देश में कभी उस लक्ष्मी नहीं आती, बरकत नहीं आती, उस घर में कभी बरकत नहीं आती जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया हमारे लिए। अगर हम माता पिता को सम्मान नहीं कर सकते तो हम खा क्या करेंगे, हम क्या देंगे उनको। और वो क्या मांग रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। जो लोग नहीं मांगते हैं उनको सरकारें ऐसे फेंक रही हैं कि जबरदस्ती दे रही हैं। एक दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब अभी आए हैं हमारे, उन्होंने कहा महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, बड़ी अच्छी बात है। क्या किसी महिला ने मांगे थे 1000 रुपए उठ के? किसी महिला ने क्या 1000 रुपए मांगे थे उठ के? मोदी जी कहीं कोई फीता काट रहे हैं, कहीं कोई फीता काट रहे हैं, क्या किसी ने मांगा था फीता? अपनी मर्जी से तुम चाहे जिसे दे दोगे। और जो लोग लगातार 10-10 साल से, 20-20 साल से अपना हक मांग रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं, उनको नहीं दोगे? ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय नहीं है। ये आप सत्ता पे बैठे हो तो मनमानी कर रहे हो, जो राजस्व है उसकी मनमानी कर रहे हो, जो पैसा है सब जनता का, उसको आप चाहे जैसे चाहे उड़ाना चाहते हो। ये ठीक नहीं है। जिसका जो हक है दो, सबको दो, लेकिन जो बुजुर्गों का हक है वो देना पड़ेगा आपको। और नहीं देंगे तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब की बार जनता ही सरकार, सिंहासन खाली करना पड़ेगा। दिल्ली को हम फतेह करके मानेंगे, और दिल्ली में हम खाली करा लेंगे, कम से कम 7 MP तो हम जिताएंगे अपने। और फिर हमारी बात, चाहे वो OROP की बात हो, चाहे EPS 95 की बात हो, वो संसद में गूंजेगी। और वो संसद में गूंजेगी, और जो सरकार, चाहे किसी की भी सरकार बने, कांग्रेस की, बीजेपी की, हमें मतलब नहीं है, हमारे समर्थन से ही बनेगी और हमारे समर्थन से ही बिगड़ेगी। अगर हमने अपना समर्थन नहीं दिया तो कोई सरकार नहीं चल पाएगी। हम टांग फंसाने वाले हैं और हम अपना हक लेकर रहेंगे। हम कह रहे हैं जो न्याय संगत हो, जो तर्क संगत हो, वो बात मान लो। जवान, पूर्व जवान क्या कह रहे हैं? 3 जजों की कमेटी बना दो। 3 जजों की कमेटी तक नहीं बनाई गई आप लोगों से। तो सरकार बड़ी एरोगेंट हो गई है, और हमें लगता है कि लोकतांत्रिक तरीके में धरना प्रदर्शन अलग है, अपनी जगह है। सबसे अच्छा तरीका है चुनाव में जाना और अपने मुद्दों पे अपने लोग भेजना संसद में, जिससे वो निर्णय करें। हमारे नीति निर्धारक हमारे सांसद होते हैं, और अब हमें अपने अंदर सांसद बनना है, हमें खुद सांसद बनना है। अब हम किसी और की नहीं सुनेंगे। आज ये मिनी संसद से आवाज जा रही है, बड़ी संसद में आवाज जानी चाहिए, बड़ी संसद में आपकी आवाज उठनी चाहिए। आज आपको जवानों का साथ मिला है, तो एक बार मैं जवानों से भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे जवानों को अभी नहीं पता, ये वीडियो भेजूंगा मैं उनको। क्या दिल्ली फतेह करनी चाहिए? सैनिकों, आप भी अगर फतेह करनी चाहिए तो यस कर दो, लोकतांत्रिक तरीके से, चुनाव के तरीके से दिल्ली फतेह करने की बात कह रहा हूं। तो पूर्व सैनिक आप भी लिख दो, यस लिख दो। पूर्व सैनिकों, मैं आपके पास भी पहुंचूंगा। और आपके जो लीडर्स जिन्होंने मुझे ये बोला कि मनोज, जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया कि 10,000 लोग तैयार हो गए दिल्ली आने के लिए, मतलब 15 से 17,000 लोगों ने तुम्हारे पास मिस कॉल कर दी, लोग दिल्ली चलो कह रहे हैं, तो क्यों ना हम भी शामिल हो जाएं। और कामगार और सैनिक जब दोनों साथ मिलेंगे तो इंकलाब आएगा। और इंकलाब क्या आएगा? दिल्ली की 7 सीटों पर हम लोग होंगे। जल्दी ही मैं घोषणा करूंगा कि कौन उम्मीदवार है। अब आप सोच रहे हो सेनापति कहां से आएगा? सेनापति भी आएगा। सैनिक आ गए, प्रस्तावक आ गए, तो सेनापति भी आएगा। और असली सैनिक आए हैं, पूर्व सैनिक आए हैं। तो एक बार आप लोग यस लिख के पूर्व सैनिकों का जोरदार तरीके से स्वागत कीजिए कि आओ, कंधे से कंधा मिलाकर पेंशन की लड़ाई दोनों साथ लड़ते हैं। तुम्हारी भी पेंशन, हमारी भी पेंशन, हमारी EPS 95, तुम्हारी OROP, दोनों साथ लड़ते हैं और दिल्ली फतेह करते हैं। और आपका यस इस बार बहुत तेजी से आना चाहिए।
पूरी ताकत से यस आना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, जो व्हाट्सएप पे है शेयर करो। अब आपकी लड़ाई है, फ़ोन करो, शेयर करो, जो मैंने काम बताया था। आर्मी लग जाओ आर्मी। आर्मी का मेरा मतलब है जो हमारी EPS 95 की आर्मी, अभी फौज तो जुड़ेगी हमारे साथ, वो तो और तेजी से काम होगा, और ज़्यादा वीडियो शेयर होंगे, और ज़्यादा चीज़ें आपको आएंगी। लेकिन मैंने अभी ये प्रस्ताव रखा है, इसमें जो पूर्व सैनिकों की बात मैंने रखी है, अगर आप यस कर दोगे तो मैं फिर पूर्व सैनिकों का भी मुद्दा थोड़ा थोड़ा इसमें उठाता रहूँगा। EPS 95 का भी उठाऊंगा, पूर्व सैनिकों का भी उठाऊंगा, और जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अभी गाड़ी के 2 पहिए निकले हैं, अभी पिक्चर मेरे बाकी है मेरे दोस्त, अभी पिक्चर बाकी है। अभी मत समझना बहुत सारी शक्तियां तैयार खड़ी हैं आपके साथ मिलने को। लड़ेंगे, जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए मिनी संसद।